नमस्कार दोस्तों, NISM सीरीज YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम NISM सीरीज 10A के चैप्टर 17 ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। बिल्कुल, और ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही क्रिटिकल होने वाला है। हाँ, और अगर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस चाहिए इस चैप्टर के, तो एक बार nismseries.com चेक कर लीजिए। वहाँ सारे चैप्टर्स के मॉक टेस्ट मिलेंगे। अनलिमिटेड टाइम्स प्रैक्टिस कर सकते हैं, बहुत काम आएगा एग्जाम के लिए। चलिए अब चैप्टर में आते हैं। तो आज की इस चर्चा को ना हम एक कहानी की तरह समझते हैं, एक इन्वेस्टर की वेल्थ का जो पूरा लाइफ साइकिल होता है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए जब हम पोर्टफोलियो रिटर्न्स या रिस्क की बात करते हैं ना, तो वो सब एक तरह से थ्योरी है। असली खेल तो तब शुरू होता है जब पैसा मार्केट में आता है। एग्जैक्टली, कंप्लायंस हो गया, KYC है या फिर ऑपरेशनल एग्जीक्यूशन है। अगर आपके ऑपरेशंस क्लियर नहीं है ना, तो दुनिया की बेहतरीन स्ट्रैटेजी भी पूरी तरह फेल हो जाएगी। तक उस संपत्ति को पहुंचाने की जो पूरी प्रक्रिया है ना, जो पूरा लीगल प्रोसेस है, बिल्कुल वही इस चैप्टर का मेन बेस है। मतलब बिना सही एग्जीक्यूशन के कोई भी फाइनेंशियल सिस्टम काम कर ही नहीं सकता। तो इसी लाइफ साइकिल के पहले पड़ाव से शुरू करते हैं, जो है ऑनबोर्डिंग। अब जब भी कोई नया पैसा मार्केट में आता है, तो वो किसके जरिए आ रहा है, ये जानना तो बहुत जरूरी है। हाँ, तो आमतौर पर इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, लेकिन सेबी ने यहाँ एक अलग कैटेगरी बनाई है, अक्रेडिटेड इन्वेस्टर्स की। अच्छा, ये अक्रेडिटेड इन्वेस्टर्स की अलग कैटेगरी की जरूरत क्यों पड़ी? इसका सीधा सा लॉजिक रिस्क मैनेजमेंट से जुड़ा है। देखिए, हर फाइनेंशियल प्रोडक्ट आम जनता के लिए सेफ नहीं होता है। जैसे कि ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स वगैरह। बिल्कुल, उनमें रिस्क बहुत ज्यादा होता है। तो सेबी का मानना है कि जिन लोगों के पास या संस्थाओं के पास एक तय सीमा से ज्यादा नेटवर्थ है और फाइनेंशियल नॉलेज है, वो अपना नुकसान सह सकते हैं। मतलब उनकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है। एकदम सही। इसीलिए उनको उन हाई रिस्क और हाई रिवॉर्ड वाले प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करने की आजादी मिलती है, जहां रिटेल इन्वेस्टर्स को एंट्री नहीं दी जाती। एक तरह का रेगुलेटरी फिल्टर है ये। अब अगर रिटेल इन्वेस्टर्स की बात करें, तो मार्केट में एंट्री का सबसे पहला दरवाजा तो अपना KYC और पैन ही है। हाँ, वो तो आपके फाइनेंशियल वर्ल्ड का पासपोर्ट है एक तरह से। बिल्कुल, लेकिन स्टूडेंट्स अक्सर ये सवाल पूछते हैं कि क्या पैन कार्ड हर सिचुएशन में मैंडेटरी है? देखिए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत पैन कार्ड वैसे तो अनिवार्य है, लेकिन यहाँ रेगुलेटर्स के सामने एक बहुत बड़ी दुविधा थी। वो क्या? एक तरफ तो उन्हें काले धन को रोकना है, और दूसरी तरफ देश के दूर दराजों इलाकों में रहने वाले छोटे निवेशकों को मार्केट से जोड़ना भी है। हाँ, जिसे हम फाइनेंशियल इंक्लूजन कहते हैं। बिल्कुल, तो इसी बैलेंस को बनाने के लिए माइक्रोसिप्स का नियम लाया गया। अच्छा, तो ये माइक्रोसिप्स काम कैसे करता है? अगर कोई व्यक्ति किसी एक म्यूचुअल फंड में एक फाइनेंशियल ईयर या रोलिंग 12 महीनों में 50,000 रुपए तक ही इन्वेस्ट कर रहा है, तो उसके लिए पैन अनिवार्य नहीं है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, 50,000 रुपए प्रति म्यूचुअल फंड और प्रति वर्ष, ये लिमिट अच्छे से याद रखनी है। हाँ, पर इसका मतलब ये नहीं है कि इन्वेस्टर की पहचान ही नहीं की जाएगी। ऐसे निवेशकों को ना KRA से एक पैन एग्जेम्प्ट KYC रेफरेंस नंबर दिया जाता है। ओके, और अब तो वैसे भी eKYC और VIP भी आ गया है, मतलब वीडियो इन पर्सन वेरिफिकेशन। हाँ, तकनीक बहुत एडवांस हो गई है। ऑथराइज्ड ऑफिशियल्स लाइव वीडियो पर इन्वेस्टर के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देखकर मिनटों में KYC पूरा कर देते हैं। वाह। ऑन बोर्डिंग के बाद अब अगली सीढ़ी आती है डीमैट अकाउंट। हम सब जानते हैं कि शेयर्स को डिजिटल लॉकर में रखना डीमैट है। बिल्कुल, फिजिकल से इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ले जाना। हाँ, लेकिन एग्जाम के नजरिए से इसके ऑपरेशंस को समझना बहुत जरूरी है। जब कोई फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट डीमैट में कन्वर्ट होने जाता है, तो उस कागज का आखिर होता क्या है? इस प्रोसेस को डीमटेरियलाइजेशन कहते हैं। इसके पीछे का मैकेनिज्म बड़ा दिलचस्प है। क्या? इन्वेस्टर एक डीमटेरियलाइजेशन रिक्वेस्ट फॉर्म यानी DRF भरकर अपनी DP को सौंपता है, जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट होता है। हाँ, फिर DP उसे RNT एजेंट के पास भेजता है, और वो एजेंट उन सर्टिफिकेट्स को वेरीफाई करने के बाद पूरी तरह से नष्ट कर देता है। मतलब फाड़ देता है? तकनीकी भाषा में इसे म्यूटिलेट करना कहते हैं, और उनपे साफ साफ लिख दिया जाता है सरेंडर्ड फॉर डीमटेरियलाइजेशन। मतलब वो कागज दोबारा इस्तेमाल हो ही नहीं सकता। इससे तो फेक सर्टिफिकेट्स का खतरा पूरी तरह खत्म हो जाता है। बिल्कुल, और इसके दो सबसे बड़े फायदे हैं। पहला ये कि डीमैट हैंड वर्जन पर कोई स्टाम्प ड्यूटी नहीं लगती। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और दूसरा, डिजिटल शेयर्स फंजिबल हो जाते हैं। मतलब अब उन शेयर्स का कोई अलग पहचान नंबर नहीं होता। रिलायंस का एक शेयर रिलायंस के किसी भी दूसरे शेयर के बिल्कुल बराबर है। और अगर डिजिटल से वापस फिजिकल पेपर में लाना हो, तो रीमैट करना होगा, जिसके लिए रीमटेरियलाइजेशन रिक्वेस्ट फॉर्म भरना पड़ता है और नया सर्टिफिकेट प्रिंट होता है। एकदम सही। अब लाइफ साइकिल के अगले हिस्से पर आते हैं, जो है वेल्थ का मेंटेनेंस। मान लीजिए अगर मैं बहुत बिजी हूँ या देश से बाहर हूँ, तो क्या कोई और मेरा अकाउंट हैंडल कर सकता है? बहुत अच्छा सवाल है। यहीं पर पावर ऑफ अटॉर्नी यानी POA काम आता है। इसमें इन्वेस्टर प्रिंसिपल होता है और POA होल्डर उसका एजेंट। तो क्या जनरल POA और स्पेसिफिक POA दोनों होते हैं? हाँ, जनरल POA में एजेंट को लगभग सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करने का अधिकार होता है, और स्पेसिफिक POA किसी एक खास काम के लिए होता है। लेकिन एक बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल है यहाँ पे।
पीओए होल्डर इन्वेस्टमेंट तो कर सकता है, लेकिन वो कभी भी नॉमिनी नहीं बना सकता। बिल्कुल, ना वो नॉमिनी बना सकता है और ना ही पुराने नॉमिनी को बदल सकता है। अच्छा, इसके पीछे का लॉजिक क्या है? मतलब एजेंट करोड़ों के शेयर्स तो बेच सकता है, लेकिन नॉमिनी क्यों नहीं चुन सकता? क्योंकि देखिए, नॉमिनेशन ना एक टेस्टामेंटरी एक्ट है। मतलब ये एक तरह से अपनी वसीयत बनाने जैसा एक बहुत ही पर्सनल डिसीजन है। ओह, समझ गई। तो कानूनी तौर पर कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति का अधिकार किसी और एजेंट को तय करने के लिए नहीं दे सकता। एग्जैक्टली, ये अधिकार सिर्फ और सिर्फ ओरिजिनल इन्वेस्टर के पास ही रहता है। बहुत ही लॉजिकल रूल है। अब नॉमिनेशन की बात निकली है तो 1 मार्च 2025 से लागू हुए नए रूल्स भी स्टूडेंट्स को पता होने चाहिए। हाँ, ये काफी इंपॉर्टेंट अपडेट है। अब इन्वेस्टर्स एक अकाउंट में 10 नॉमिनीज तक जोड़ सकते हैं। वाओ, 10 नॉमिनीज! और इसके लिए पैन, आधार या फिर ड्राइविंग लाइसेंस के सिर्फ आखिरी के 4 अंक देना ही काफी है। बिल्कुल, प्रोसेस काफी आसान हो गया है। लेकिन एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन ना ट्रांसमिशन और नॉमिनेशन के बीच देखने को मिलता है। हाँ, अक्सर स्टूडेंट्स इसमें अटक जाते हैं। देखिए, इन दोनों का एप्लीकेशन बिल्कुल अलग है। ट्रांसमिशन का मतलब है कानून के तहत एसेट्स का ट्रांसफर होना, जो आमतौर पर इन्वेस्टर की मृत्यु के बाद होता है। तो अगर कोई जॉइंट अकाउंट है, मान लीजिए ए और बी का, और ए की डेथ हो जाती है, तो एसेट्स नॉमिनी के पास नहीं जाएंगे क्या? नहीं, यहीं पर रूल ऑफ सर्वाइवरशिप लागू होता है। इसका मतलब है कि जॉइंट अकाउंट में जो भी होल्डर जिंदा है, यानी कि बी, सारी संपत्ति कानूनी तौर पर सीधे उसकी हो जाएगी। मतलब नॉमिनी का रोल तभी आता है जब अकाउंट के सभी जॉइंट होल्डर्स की मृत्यु हो जाए। एकदम सही। अब लाइफ साइकिल में एक और बड़ा बदलाव आता है, स्टेटस चेंज का। हाँ, एक प्रैक्टिकल सवाल उठाती हूँ यहाँ। मान लीजिए एक 17 साल का माइनर है, उसके नाम पर कोई सिप चल रही है जहाँ उसके माता पिता गार्जियन के तौर पर साइन करते हैं। अब वो 18 का हो गया, तो क्या वो पुरानी सिप अपने आप चलती रहेगी? यहीं पर बहुत से स्टूडेंट्स गलती करते हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अनुसार एक माइनर कोई कानूनी कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकता, इसीलिए गार्जियन साइन करते हैं शुरू में। हाँ, लेकिन जिस दिन वो 18 साल का होता है, यानी मेजर बनता है, वो कानूनी रूप से अपने फैसले लेने के लायक हो जाता है। तो फिर उस अकाउंट का क्या होता है? बालिग होते ही उस अकाउंट को तुरंत फ्रीज कर दिया जाता है। चल रही सारी सिप्स और एसटीपीज रोक दी जाती हैं। जब तक कि वो खुद मेजर के तौर पर नया केवाईसी और बैंक डिटेल सबमिट नहीं करता, तब तक कोई नया ट्रांजैक्शन नहीं हो सकता। बिल्कुल, और जैसे ही ये प्रोसेस पूरा होता है, अकाउंट अनफ्रीज हो जाता है और गार्जियन के सारे अधिकार हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं। एक और बात याद रखनी है, माइनर के अकाउंट में कोई जॉइंट होल्डर नहीं हो सकता। वैसे दोस्तों, थ्योरी तो ठीक है, लेकिन असली चीज है प्रैक्टिस। nrsmseries.com पे जाके इस चैप्टर के क्वेश्चन जरूर सॉल्व करना, क्योंकि एग्जाम में तो यही पूछेगा ना। अनलिमिटेड मॉक टेस्ट्स हैं, जितना मर्जी उतना प्रैक्टिस करो। ठीक है, चलो अब क्वेश्चंस देखते हैं। बिल्कुल, प्रैक्टिस से ही कॉन्सेप्ट्स एकदम पक्के होते हैं। हाँ, तो एनआरई और एनआरओ अकाउंट को लेके बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। इन दोनों में बेसिक फर्क क्या है और पैसा बाहर ले जाने के नियम कैसे काम करते हैं? इसे ना पैसे के सोर्स से समझिए। एनआरई यानी नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट, ये उस पैसे के लिए है जो कोई एनआरआई विदेश में कमाता है और भारत लाता है। क्योंकि सरकार चाहती है कि विदेशी मुद्रा भारत आए, बिल रखा गया है। मतलब वो अपनी विदेशी कमाई को बिना किसी लिमिट के कभी भी वापस विदेश ले जा सकता है। और एनआरओ यानी नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट का क्या? ये उस पैसे के लिए है जो भारत के अंदर कमाया जा रहा है, जैसे यहाँ का कोई रेंट हो गया या शेयर से मिलने वाला डिविडेंड हो गया। तो क्योंकि ये भारत की कमाई है, इसे आराम से बाहर नहीं ले जा सकते। एग्जैक्टली। आरबीआई के कड़े रूल्स के हिसाब से एक फाइनेंशियल ईयर में मैक्सिमम 1 मिलियन यूएसडी ही एनआरओ अकाउंट से विदेश ले जाए जा सकते हैं, वो भी टैक्स चुकाने के बाद। अब एनआरआई इन्वेस्टमेंट से जुड़ा एक और शानदार टर्म आता है, PINS अकाउंट, मतलब पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट स्कीम। एग्जाम्स में इसे घुमाकर कैसे पूछते हैं? देखिए, आरबीआई को ये ट्रैक करना होता है कि किसी भी भारतीय कंपनी में सारे एनआरआई का टोटल इन्वेस्टमेंट एक तय लिमिट से ज्यादा ना हो जाए। आमतौर पर 10 या 24% की लिमिट होती है ना? हाँ, अब सोचिए अगर हजारों एनआरआईज अलग अलग बैंकों से शेयर्स खरीदेंगे तो इस लिमिट को ट्रैक करना तो इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए PINS को एक सिंगल फनल की तरह डिजाइन किया गया। बिल्कुल, नियम यह है कि कोई भी एनआरआई सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड करने के लिए सिर्फ एक PINS अकाउंट खोल सकता है, और वो भी आरबीआई द्वारा ऑथराइज्ड सिर्फ एक ही बैंक ब्रांच में। हाँ, सबसे बड़ी ट्रिक यही है। रिपैट्रिएशन के लिए एक एनआरई PINS और एक एनआरओ PINS हो सकता है, लेकिन आप 2 अलग अलग बैंकों में PINS अकाउंट नहीं चला सकते। वाओ, ये डिजाइन बहुत बढ़िया है। इससे आरबीआई के लिए ट्रैकिंग बहुत आसान हो जाती है। बिल्कुल। अब थोड़ा एडवाइजरी के प्रैक्टिकल सिनेरियोज पर आते हैं। एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर यानी IA का रोल क्या है? MIT रूल्स क्या कहते हैं? सेबी के रूल्स बहुत क्लियर हैं। सलाह देने वाले और पैसे मैनेज करने वाले में बहुत बड़ा फर्क है। एक IA कभी भी क्लाइंट के अकाउंट में फंड्स या सिक्योरिटीज एक्सेप्ट नहीं कर सकता। और ना ही वो मार्केट रिटर्न्स की कोई गारंटी दे सकता है। सही कहा। और सबसे जरूरी बात,
बिना क्लाइंट की साफ मंजूरी के वो कोई ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। हर ट्रेड के लिए पॉजिटिव कंसेंट चाहिए। वाह, मतलब ट्रांसपेरेंसी पूरी होनी चाहिए। उसे हमेशा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी डिस्क्लोज करना होता है। बिल्कुल, और उसे हमेशा डायरेक्ट प्लान्स ही रिकमेंड करने होते हैं जिनमें कोई कमीशन नहीं होता। रेगुलर प्लान्स वो नहीं बेच सकता। अब म्यूचुअल फंड के सिनेरियो को देखें तो ऑपरेशंस को आसान बनाने के लिए इसमें भी बहुत बड़ा बदलाव आया है। पहले तो हम सिर्फ एएमसी या डिस्ट्रीब्यूटर से लेते थे। हाँ, अब BSE स्टार और NSE NMF2 प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं। आप सीधा अपने डीमैट अकाउंट में म्यूचुअल फंड यूनिट्स खरीद और बेच सकते हैं। इसका तो सबसे बड़ा फायदा ये है कि सारा पोर्टफोलियो एक ही जगह दिखेगा। बॉन्ड्स, शेयर्स, म्यूचुअल फंड सब एक जगह। कागजी कार्रवाई बिल्कुल खत्म। और काउंटर पार्टी रिस्क भी जीरो हो जाता है क्योंकि पैसा सीधे क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के थ्रू AMC को जाता है। SIP, STP सब बहुत फास्ट हो गया है। एकदम सही। अब लाइफ साइकिल के आखिरी पड़ाव पर कुछ डाउट्स क्लियर करते हैं जो स्टूडेंट्स अक्सर पूछते हैं। पहला ये कि लीन क्या होता है? अगर मैंने अपने शेयर्स पर लोन लिया है तो क्या मैं उन्हें बेच सकती हूँ? बिल्कुल नहीं। जब तक बैंक यानी लेंडर अपना लीन नहीं हटाता या रिवोक नहीं करता, तब तक आप उन शेयर्स को ना तो बेच सकती हैं और ना ही रिडीम कर सकती हैं। लेकिन एक ट्रिकी सवाल ये है कि जब तक शेयर्स गिरवी हैं, उन पर जो डिविडेंड मिलेगा वो किसे जाएगा? बैंक को या इन्वेस्टर को? वो डिविडेंड हमेशा इन्वेस्टर को ही मिलेगा। यहाँ ओनरशिप और कब्जे का फर्क समझना होगा। शेयर्स का मालिक अभी भी इन्वेस्टर ही है, बैंक के पास तो सिर्फ उन्हें रोक कर रखने का अधिकार है। क्या बात है। अच्छा, एक और डाउट ट्रांसमिशन के डॉक्यूमेंट्स को लेकर आता है। अगर किसी की मृत्यु हो जाए और कोई नॉमिनी ना हो तो क्या हमेशा कोर्ट जाकर प्रोबेट या सक्सेशन सर्टिफिकेट लाना जरूरी है? ये तो बहुत लंबी प्रक्रिया है। नहीं, यहाँ रेगुलेटर्स ने छोटे इन्वेस्टर्स को एक बहुत बड़ी राहत दी है। वो क्या? अगर फिजिकल सिक्योरिटीज 5 लाख रुपए तक हैं और डीमैट सिक्योरिटीज 15 लाख रुपए तक की हैं, तो R&T एजेंट बिना सक्सेशन सर्टिफिकेट के भी ट्रांसमिशन कर सकते हैं। तो ऐसे में सिर्फ डेथ सर्टिफिकेट, इंडेमनिटी बॉन्ड और लीगल वारिसों की NOC के आधार पर काम हो जाता है। बिल्कुल, इससे छोटे इन्वेस्टर्स का बहुत पैसा और समय बचता है। चलिए, अब पूरी चर्चा को समेटते हुए एग्जाम के लिए 6 क्विक रिवीजन पॉइंट्स पर नजर डालते हैं। सर, आप बताइए पहला पॉइंट। पहला, माइक्रोसिप्स के लिए यानी 50,000 प्रति वर्ष के लिए पैन माफ है, पर मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए पैन एग्जेम्प्ट KYC जरूरी है। दूसरा, माइनर जब 18 का होता है तो अकाउंट तुरंत फ्रीज होता है, नई KYC मैंडेटरी है। तीसरा पॉइंट, POA होल्डर कभी भी नॉमिनेशन नहीं कर सकता क्योंकि ये एक वसीयत जैसा अधिकार है। चौथा, NRI को सेकेंडरी ट्रेडिंग के लिए सिर्फ PINS अकाउंट चाहिए और वो भी सिर्फ एक बैंक के जरिए खुल सकता है। पांचवा, फिजिकल शेयर्स को डीमैट में कन्वर्ट करने पर कोई स्टैम्प ड्यूटी नहीं लगती और शेयर्स फंजिबल हो जाते हैं। और छठा, एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर कभी क्लाइंट के पैसे अपने अकाउंट में नहीं ले सकता और हर ट्रेड के लिए क्लाइंट की मंजूरी जरूरी है। ये सारे पॉइंट्स ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स का एकदम निचोड़ हैं। आज की चर्चा में डीमैट, KYC, PINS और इंटरमीडियरीज के पूरे जाल को गहराई से समझा गया। लेकिन इस चैप्टर को खत्म करने से पहले हम एक बहुत ही बड़ा सवाल छोड़कर जाना चाहेंगे। हाँ, आज हम डीमैट, PINS और इतने सारे अलग अलग KYC प्रोसेस की बात कर रहे हैं। जरा सोचिए, अगर फ्यूचर में पूरी फाइनेंशियल मार्केट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स पर शिफ्ट हो जाए तो क्या हमें इन अलग अलग अकाउंट्स और इंटरमीडियरीज की जरूरत पड़ेगी? ओए ओए, ये तो बहुत ही गहरा सवाल है। सब कुछ एक ही डिसेंट्रलाइज्ड आइडेंटिटी से अपने आप ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा। वित्तीय दुनिया का भविष्य किस तरफ जा रहा है, इस बारे में सोचिएगा जरूर। सच में ऑपरेशंस का फ्यूचर तो बहुत ही रोमांचक होने वाला है। तो बस दोस्तों, चैप्टर खत्म। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मुझे लगता है अच्छे से समझ आ गया होगा। बिल्कुल आ गया होगा। अब करना क्या है, जाओ NISMseries.com पे, वहाँ सारे चैप्टर्स के प्रैक्टिस टेस्ट्स हैं। इंडिया का सबसे ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है NISM प्रेपरेशन के लिए। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और हाँ, कोई डाउट हो इस चैप्टर में तो नीचे कमेंट पे लिख देना। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।